नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का ड्रिग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के अंतर्गत संज्ञा के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं संज्ञा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा का मतलब हम समझे तो साधारण भाषा में नाम, किसी भी चीज का नाम हो वही संज्ञा है। या तो वह नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, किसी भाव का हो सकता है, कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब कि आप जितने भी नाम जानते हैं वो क्या है, सभी संज्ञाएं हैं। अब यह संज्ञा जो है कि कई प्रकार की होती है और संज्ञा को कई प्रकार से बांटा गया है। तो पहले तो देखते हैं कि इसको कितने प्रकार से बांटा गया है। तो इसको 3 प्रकार से बांटा गया। पहला बांटा गया अर्थ के आधार पर कितनी होती है संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा को बांटा गया। फिर उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को बांटा गया और इसका एक आधुनिक वर्गीकरण किया गया। इसका आधुनिक रूप से वर्गीकरण किया गया। तो इन सब पर हम चर्चा करते हैं। अर्थ के आधार पर देखते हैं तो अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 रूप में बांटा गया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो लिख लेते हैं इसको। व्यक्तिवाचक, इसके विषय में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक के बाद हम लोग देखेंगे जातिवाचक के बाद हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक और द्रव्यवाचक के बाद हम लोग देखेंगे भाववाचक और भाववाचक के बाद हम लोग बात करेंगे समूहवाचक। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। वहीं उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला संज्ञा कहा गया कि व्यक्तिवाचक, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। और दूसरा कहा गया कि एक गणनीय संज्ञा होती है, गणनीय, और एक होती है अगणनीय। गणनीय का मतलब जिसका गणना किया जा सके और अगणनीय का मतलब जिसका गणना न किया जा सके। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर भी 3 भागों में संज्ञा को बांटा गया। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इस जातिवाचक के अंतर्गत इन 2 द्रव्यवाचक और समूहवाचक को शामिल किया गया आधुनिक वर्गीकरण में। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को 3 रूपों में बांटा गया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत 2 संज्ञा आ गई, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब परीक्षाओं में अगर पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है
तो हम कहेंगे कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर, तब हम कहेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। यदि ये पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हम कहेंगे कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को शामिल कर लिया गया है। तो ये संज्ञा का जो है क्या है, विभाजन है, 3 रूपों से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम एक एक संज्ञा पर इन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को तुलनात्मक रूप से देखते हैं। तो आइए बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को तुलनात्मक रूप से देखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा हमको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के रूप में ये हम लोग 5 संज्ञाओं पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं जो कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को तुलनात्मक रूप से, तो एक तरफ हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक और दूसरी तरफ हम लिखते हैं कि जातिवाचक। एक तरफ लिखते हैं व्यक्तिवाचक और दूसरी तरफ लिखते हैं जातिवाचक। इनका हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो समझते हैं व्यक्तिवाचक का मतलब कि जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, अर्थात दूसरी भाषा में कहें तो कोई ऐसा नाम कि जो अद्वितीय हो, मतलब एक ही हो, किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा क्या, कि जिस शब्द से, जिस संज्ञा से या फिर जिस नाम से पूरी जाति का बोध हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जिस नाम से उदाहरण से जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिस नाम से किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी कहें, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी विशेष, यहाँ पर लिखेंगे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो, तो वहां पर क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा क्या, जिस नाम से पूरी जाति का बोध हो जाए, पूरी जाति का बोध हो, वहां पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अब इसको समझते हैं। जैसे हम लिखे गंगा, तो ये गंगा क्या है, नदी, एक नदी है जो विशेष है, गंगा एक ही नदी है। लेकिन हम यहाँ पर लिख दें यदि नदी, तो नदी में बहुत सारी नदियां जाएंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो नदी क्या है, पूरी जाति का बोध करा दे रही कि नदी में बहुत सारी नदी आएंगी, लेकिन गंगा एक ही नदी है। उसी प्रकार से हम लिखें पटना, तो पटना एक विशेष शहर का नाम है, और यहाँ पर हम लिख दें यदि शहर, तो ये शहर क्या करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, जितने शहर है, पटना, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली है। तो ये पटना जो है कि एक विशेष बोध करा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और ये जो शहर है ये सभी शहरों का बोध करा रहा है, इसीलिए जातिवाचक हो जाएगा। जैसे हम बोले आम, तो यह एक विशेष फल का बोध करा रहा है, और यहाँ पर लिख दें फल, तो फल के अंतर्गत आम, केला, सेब सभी आ जाएंगे। तो ये क्या करा रहा है कि ये पूरा जो है कि यह एक विशेष फल का, और यह फल में के अंतर्गत पूरे फल आ जाएंगे, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से हम लिखें सोमवार,
तो यह एक दिन का बोध करा रहा है, और यहाँ पर लिख दें दिन, तो यह क्या है, पूरे दिन का बोध करा दिया। दिन के अंतर्गत सोमवार, मंगलवार, पूरी जाति का बोध करवा दिया। उसी प्रकार से हम लिखें हिमालय। हिमालय, तो हिमालय एक विशेष पर्वत है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दें हम पर्वत, तो पर्वत के अंतर्गत एंडीज, राकेश, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, तमाम पर्वतें आ जाएंगे। तो ये पर्वत क्या है कि यह पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो यह काफी समझने में आसान हो जाता है। तो व्यक्तिवाचक में हम लोग समझे कि कोई ऐसा व्यक्ति विशेष का नाम जो कि पूरे संसार में अद्वितीय हो। अद्वितीय का मतलब कि उसके जैसा कोई और दूसरा न हो। जैसे गंगा बोले तो गंगा सिर्फ एक है, वहीं बोल दिए नदी तो ये सभी नदियों का बोध कराने लगा। उसी प्रकार बोले पटना तो पटना से आप सीधे बिहार के पटना पहुंच गए। लेकिन हम बोले शहर तो शहर में बहुत सारे शहर आ सकते हैं, वाराणसी, पटना, लखनऊ, दिल्ली हैं, तो तमाम शहर आ सकते हैं। उसी प्रकार आम से एक फल का बोध हुआ, मतलब आम विशेष का, और फल में बहुत सारे फल आ सकते हैं। तो यह व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा पर। अब हम बात कर ले रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, इस पर हम बात कर ले रहे हैं कि जो नाम ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध कराए। जब हम लोग साइंस में पढ़े होंगे कि द्रव्य 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो वही जो ठोस, द्रव और गैस और धातु, अधातु का बोध कराए वही क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जो नाम ठोस, द्रव, यहाँ पर ध्यान देंगे कि द्रव का मतलब तरल और द्रव्य के 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध कराए, अधातु का बोध कराए, तो वही क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसके अंतर्गत हम 3 भाग इसको देख सकते हैं। एक ठोस का बोध करा सकती है, दूसरा द्रव का, और तीसरा गैस का। ठोस में जैसे बात करें लकड़ी, कोयला, सोना, तो ये सभी क्या है, ठोस का बोध करा रहे हैं, तो यह द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार द्रव्य में बात करें तो पानी, तेल, दूध, इसमें गैस में बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जहां पर भी आपको ठोस, द्रव और गैस का भाव मिले तो वहां पर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये समझे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं जाति, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक देख लिए। अब बात करते हैं भाववाचक। तो भाववाचक का मतलब भाव, जो अंदर भाव है हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस किसी शब्द का उच्चारण कर रहे, जैसे दुख,
दुख को देख नहीं सकते, इस भाव को केवल हमारे अंदर जो है कि यह भाव उत्पन्न होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जिन नामों का उच्चारण करने पर हमारे अंदर सिर्फ भाव उत्पन्न हो, न तो हम उसको देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं, वही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा को हम लिखेंगे कि जिन शब्दों का उच्चारण करने पर, जिन नामों का या फिर जिन नामों का उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर हमारे अंदर केवल भाव उत्पन्न हो, केवल भाव उत्पन्न हो, हम उसको न तो देख सकते हैं, और न ही स्पर्श कर सकते हैं, वही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे अंदर सिर्फ भाव उत्पन्न होगा, हम उसको देख रहे, जैसे हम बात करें प्रेम को आप देख नहीं सकते, दुख, घृणा, अच्छाई, बुराई, इन सब चीजों को हम देख नहीं सकते। भूख, प्यास, आपसे कोई कहे कि हमको भूख लगी है, तो आप देख नहीं सकते कि भूख क्या कहाँ लगी है। कोई कहे कि प्यास लगी है, तो सिर्फ आप इस भाव को जो है क्या आपके अंदर उत्पन्न होगा, नाम सुनकर आप इनको देख नहीं सकते। तो ये जो भाववाचक संज्ञा है, इनका निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है कि 5 प्रकार से किया जाता है, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन 5 रूपों में किया जाता है। तो ये जो भाववाचक संज्ञा है, इनका जो निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है, 5 प्रकार से, 1, 2, 3, 4 और 5। पहला हम जातिवाचक संज्ञा से इनका निर्माण करते हैं। सर्वनाम से भी इनका निर्माण होता है, विशेषण से इनका निर्माण होता है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे हम देखते हैं जातिवाचक से कैसे संज्ञा बनाई जाती है। जैसे हम बात करें पुरुष, तो पुरुष से यह पूरे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे हम बना देंगे पुरुषत्व। तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार नारी से पूरी नारी जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, इससे बन गया नारीत्व। उसी प्रकार गुरु से बन गया गुरुत्व। तो ये हम कुछ उदाहरण देखें कि जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उसी प्रकार हम सर्वनाम का उदाहरण, जैसे अपना क्या है, सर्वनाम है, तो अपना से बन गया अपनत्व। तो ये क्या हो गया, ये आपका अपना से बन गया अपनत्व। ये अपनत्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार मम से ममत्व, ये भाववाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार निज से निजत्व, ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा सभी भाववाचक संज्ञा,
और सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बताते हैं। उसी प्रकार हम विशेषण देखें, जैसे हम बोले सुंदर, तो सुंदर क्या है, विशेषण है, लेकिन हम इसको लिख दें सुंदरता। सुंदरता, सुंदरता, तो ये क्या हो गया, भाव हो गया। सौंदर्य, सौंदर्य, यह क्या हो गया, भाव हो गया। उसी प्रकार से वीर पुरुष, तो वीर क्या है, आपका विशेषण है, वीर से हम बना दिए वीरत्व, ये क्या हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार हम बोले मीठा, तो मीठा क्या है, विशेषण, और मीठा से बन गया मिठास, मीठा से बन गया मिठास, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार हम कुछ क्रिया पर भी बात करते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जिनके क्रिया से भी हम आपका भाववाचक संज्ञा, जैसे हम बात करें थकान, थकान क्या है, क्रिया है, थकान क्रिया है, थकान से बन गया थकावट, थकावट, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार हंसना से, हंसना से हंसी, हंसना से हंसी, ये क्या है, थकना, हंसना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। और जब हंसना से हंसी बन गया तो यह भाववाचक संज्ञा हो गया। थकान से थकावट बन गया तो यह भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार अव्यय में बात करें तो दूर से, दूर क्या है, अव्यय, और दूर से बन गया दूरी, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार से समीप, समीप, और समीप से बन गया समीपता, समीपता, तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से करते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो ये देखिए हम लोग भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। अब हम बात कर ले रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसका नाम से ही स्पष्ट है, समूह का मतलब कि जहां पर समूह का बोध हो, जिन नामों से जो है समूह का बोध हो, वहां पर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो। जिन नामों से समूह का बोध होता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक, 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 समूहवाचक क्या, जिन नामों से, जिन नामों से, जिन नामों से समूह, समूह का बोध, समूह का बोध, बोध हो, क्या समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे परिवार, तो परिवार में कई लोग रहते हैं, समूह है, तो परिवार क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार हम बात करें सभा, तो सभा में भी कई लोग होते हैं, तो यह भी समूहवाचक संज्ञा है। सेना, पुलिस, सेना, पुलिस, इन सब से क्या हो रहा है कि आपका पूरे समूह का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा, तो ऑर्केस्ट्रा में भी कई लोगों का ग्रुप होता है, तो ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। कुल मिला जुला कहने का मतलब कि जहां पर भी समूह का बोध होगा वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। तो ये हम लोग सीखे संज्ञा के बारे में। एक बार हम इसका जो है कि रिवीजन कर लेते हैं। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग क्या देखे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम हो, जैसे बोले राम, गंगा, लखनऊ, लखनऊ, विंध्याचल, 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 ये सभी क्या है, अपने आप में विशेष हैं, अर्थात अद्वितीय, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा में जैसे हम बोले कि व्यक्ति, या फिर हम बोले मानव, इसे सभी मानव जाति का बोध होगा। यहाँ बोले नदी, तो सभी नदियों का बोध होगा। शहर बोले तो सभी शहरों का बोध हो रहा है। पर्वत बोले तो सभी पर्वत का बोध हो रहा है। फल बोले तो सभी फलों का बोध हो रहा है। द्रव्यवाचक 3 प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव्य, जैसे लकड़ी, लकड़ी, कोयला,
लकड़ी, कोयला, सोना, पानी, दूध, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, यहाँ पर भी ठोस, द्रव और गैस का बोध हो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक, जहां पर भाव हो, जैसे दुख, खुशी, अपनत्व, ममत्व, निकटता, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जहाँ समूह का बोध, जैसे परिवार, सभा, सेना, पुलिस, तो जहां पर भी समूह का बोध हो वहां पर समूहवाचक संज्ञा हो। तो आज की क्लास में ये हम लोग संज्ञा के विषय पर चर्चा की। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।